हलचल भरपूर है। कांग्रेस ही जीतेगी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र। रह न जाए कोर कसर, जहां वोट वहां नजर। कांग्रेस की रीति नीतियां भी हम मानते हैं कि आज के वर्तमान समय में और ज्यादा मजबूती से लोगों के सामने रखे जाने की आवश्यकताएं हैं। कमल का हथियार मोदी सरकार, हाथ का जोर लौटो गांव की ओर। चेहरा कमल का फूल होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वही चेहरा होगा। इसलिए हमारे यहाँ अभी चेहरे का कोई झगड़ा नहीं है। 2023 का संग्राम, बूथ वर्सेस ग्राम। चिंतन वर्सेस मंथन। चुनाव भले ही हर 5 साल बाद होते हैं, पर सियासत को दम लेने का मौका नहीं मिलता। गांव की सरकार का रण थमा तो दोनों ही दल आगामी कवायदों में जुट गए। एक ने चिंतन किया, एक मंथन की ओर है। बनी जमीन बचाए कैसे, खोई जमीन पाए कैसे, रणनीति के स्तर पर यह बंद कमरों में तय होता है और कैमरे पर होता है वो जो दिखाना है आत्मविश्वास से लबरेज होकर। बीजेपी ने चेहरे के झंझट को फिलहाल झटक दिया है और रणनीति बनाई है जिस पर वो 2.25 साल चलेंगे। कांग्रेस ने तय किया है पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को गांव के मोर्चे पर लगाएंगे। दोनों ही दलों का एक ही लक्ष्य, रोड टू 2023 को अपने लिए सुगम बनाना। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज चलिए कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स को भेदने की। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए आपको मिलवा देता हूं। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, बीजेपी नेता फतेह सिंह दोई जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश आगोदिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो आपके लीडर्स हैं कैमरे पर जब बयान देते हैं, उन्होंने बोलते हुए एक बेहद शानदार बात कही। उन्होंने ये कहा, मैं बात कर रहा हूं ललित तूनवाल जी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रीति नीतियों को आवश्यकता है गांव के लोगों तक मजबूती से पहुंचाने की। ये इतनी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपकी रीति नीति या तो लोग भूल गए या आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है और आज देश को आज़ाद हुए आप भी जानते हैं 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 70 सालों में ज़्यादातर समय तक कांग्रेस का राज रहा है और देश ने विकास के मामले में नए आयाम छुए। विश्व में एक शक्ति के रूप में भारत देश उभर के आया और कांग्रेस के जो हमारे जिनके बलिदान के पीछे, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के पीछे आज देश को आज़ादी मिली, उनका इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से भाजपा इस देश में एक अलग तरह का माहौल बना रही है, तो निश्चित तौर पर यह सोचने का विषय है कि जो हमारे तो क्या कारण है कि अगर भाजपा माहौल बना रही है तो वो बन जा रहा है? अगर आपकी नीति आज भी उतनी दमदार होती जितनी 1947 या 50 के दशक में थी, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जी देखिए, आज जो झूठ और मक्कारी का युग चालू हो गया, जो एक झूठी यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, आप और हमसे कहीं तो छुपे हुए जी, मैं कह रहा हूं कि क्या बदला? देश में क्या बदला? लोग बदल गए क्या? देने का लोग तो वही हैं जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए बीजेपी के आईटी सेल ने एक झूठ प्रचारित किया, आप सच प्रचारित कर दो, लोग आपके सच को सच मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे इन्हीं चीजों को आज कांग्रेस में बदलाव के रूप में हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। लोग बिना, आपकी बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। लोग बदल गए। लोग निश्चित तौर पे, एक उम्र थी जब जो पुराने, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन देखे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स का युग देखा है, जो वरिष्ठ लोग हैं, आज वो सब कांग्रेस के साथ है। और नए दौर का जो युवा है, आज देखते हैं उनको किस तरह से बरगला के झूठ का एक आडंबर फैला करके एक भ्रमित किया गया है। हालांकि बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहां आम युवा जैसे लोग हैं, वहां पे ठीक है, लेकिन वापस गांव की ओर आप शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा।
लेकिन अब जो कुछ आपने कहा है उसके बाद मुझे बीजेपी से भी बातचीत करनी है। फतेह सिंह दोई जी, आपके पास आ रहा हूं। फतेह सिंह जी, जी देखिए क्या है ना कि एक अकबर बीरबल की एक कहानी थी कि एक खिचड़ी को कहीं बहुत ऊंचाई पर बीरबल ने रख दिया और नीचे कहीं दूर एक आंच लगाई और इस उम्मीद में बैठा रहा कि वो खिचड़ी कभी तो पकेगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक के बाद एक खिचड़ियां तो बहुत पकाई, लेकिन अब पिछले 1 साल से खुशखबरियों की आपकी खिचड़ी पक रही है या पकी खिचड़ी आपको खाने का मौका मिलेगा, वो आपसे दूर होती जा रही है अलग अलग राज्यों में भी। तो क्या आप इस बात को मानते हैं झूठ के पांव नहीं होते? देखिए स्वप्निल जी, आप जिस खिचड़ी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी खिचड़ी पकाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी प्रदेश में उसकी सरकार रही, जनता की सेवा तन मन और धन से की। और जिस खिचड़ी की आप बात करें, मैं समझ सकता हूं कि जिस खिचड़ी के लिए आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में खिचड़ी पकाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा की। खिचड़ियां तो कांग्रेस के लोगों ने पकाई, आज 1.5 साल हो गया, ना तो खिचड़ी पक रही ना खिचड़ी किसी को खाने को मिल रही। आप देखिए इनके नेताओं के अलग अलग बयान, कभी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कभी कौन प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, कभी कोई मंत्री हट रहा है, कभी कोई मंत्री मुख्यमंत्री जी का बयान लेके आता है कि प्रदेश में कोई ऐसी हालात नहीं, पंजाब जैसे हालात नहीं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे साथ में भाई पुष्पेंद्र नहीं, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस गांव की ओर लौटने का फैसला लेती है तो आपको लगता है उससे आपको नुकसान होगा? आप तो वहां कभी थे भी नहीं। देखिए कांग्रेस ना पहले गांव में थी ना आज गांव में है। ये कहीं लौटने का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना घर कैसे भरा जाए, हमारी तंदुरुस्ती कैसे ठीक की जाए, जनता के साथ धोखा कैसे किया जाए, ये काम सिर्फ घर कैसे भरा जाए मतलब इस राजस्थान सर उनके घर के सदस्य तो आप अपनी पार्टी में बिठाते हैं सर। देखिए सर ऐसा है, हमारा तो कुनबा इतना बड़ा है, कोई आएगा उसको हम सम्मान के साथ हमारे घर में बिठाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोई आएगा उसको हमें गले भी लगाएंगे, उसका स्वागत भी करेंगे। पर कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह 3 साल इस प्रदेश के साथ झूठे वादे करके सत्ता में आए और आज जनता इनके मुंह की तरफ देख रही है, क्या ये सही है? क्या ये राज ठीक है? क्या इनके आपसी लड़ाई में जनता घुटे क्या? मैं तो इसका जवाब मांगना चाहता हूं। ठीक है। अवधेश आकोदिया जी, देखिए बहुत लंबे वक्त तक, खासकर 2013 के अंत से यह सिलसिला चालू हुआ था कि कांग्रेस क्लूलेस थी। मतलब बीजेपी कोई कदम उठाए उसके बाद कांग्रेस ये सोचना चालू करती थी कि हमें क्या कदम उठाना है। अब पहली बार स्थिति यह है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि हम पहला कदम बीजेपी से पहले कैसे उठाएं। ये एक चेंज, ये एक शिफ्ट आज की डेट में नजर आ रहा है कांग्रेस के भीतर। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी जब बूथ और ग्राम दोनों अपनी अपनी रणनीति के स्तर पर टकराएंगे। स्वप्निल जी, देखिए जो कांग्रेस की जो राजनीति करने की स्टाइल है पूरी की पूरी, वो बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल है। आप जहां सत्ता में होते हैं वहां आप काम करते हैं, फिर जब चुनाव आता है उसके कुछ महीने पहले से आप राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सरकार रिपीट होती है नहीं होती है। जब आप विपक्ष में होते हैं कहीं पे तो आप सिर्फ इस भरोसे से चुपचाप बैठे रहते हैं या छोटे मोटे आंदोलन करते हैं, सक्रिय होने का दिखावा करते हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। ये स्टाइल है कांग्रेस का पॉलिटिक्स करने का। अब ये पॉलिटिक्स अब चल नहीं रही, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसको बदल दिया है। उनके लिए राजनीति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, बिल्कुल 24/7 पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। अब आप देखिए चुनाव राजस्थान में कितनी दूर है। राजस्थान में हमेशा से रहा है कि जब चुनाव आते हैं उसके कुछ महीने से पहले इस तरह की गतिविधियां शुरू होती हैं, चुनाव की तैयारी शुरू होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। तो कांग्रेस को निश्चित रूप से इस बारे में सोचना चाहिए। वो सोच रहे हैं तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। लेकिन अब देखिए एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि हाँ हमने गांव में अपनी जमीन को थोड़ा खोया है और शहरों में स्ट्रगल कर लोगों के बीच में जगह बनाने से बेहतर है कि चलो गांव की ओर वापस चलते हैं और गांव में अपनी खोई जमीन को वापस ले लें। ये एक मोटे तौर पर रणनीति दिख रही है, क्योंकि वोट बैंक तो उनका शिफ्ट हुआ है दोनों तरफ से, शहर से भी और ग्रामीण इलाकों से भी। बिल्कुल जो पिछले 5-7 साल में जो पॉलिटिक्स बदली है, दोनों राजनीतिक दलों का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। बीजेपी को माना जाता था शहरी क्षेत्र की पार्टी,
जो कुछ लोग बीजेपी की रीति नीति से नाराज हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और कांग्रेस को माना जाता था गांवों की पार्टी, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग की बीजेपी ने, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ आए हैं, तो शिफ्ट तो हुआ है। अब ये किस तरह से कांग्रेस इसको जाके समझती है, आगामी चुनाव के लिए किस तरह से रणनीति बनाती है, ये सोच रही है, लेकिन इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती है और वो कितना असरदार होता है, हाँ। ये आने वाले समय में अपने को देखने को मिलेगा। हाँ, अब देखिए, वही कमरे में बैठकर मंथन कर लिया और बाहर निकलने के लिए फिलहाल वेट किए, तो फिर हो सकता है ये रणनीति कारगर न रहे। एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, मुझे देखिए एक बात बताइए, देश को पंचायती राज सिस्टम आपने दिया, फिर इस पंचायती राज सिस्टम ने आपको झटका दिया, क्योंकि जितनी मौजूदगी उसमें आप अपनी मानकर चल रहे थे, उससे टक्कर लेने लायक मौजूदगी तो बीजेपी भी दिखा के गई। आप कहते रहिए कि चलिए वोट शेयर ज्यादा है, या यहां पर ये ज्यादा है या वहां वो ज्यादा है, लेकिन बीजेपी वहां आई तो सही, है ना? इसीलिए आप दोबारा गांव को अपनी सेहत के लिए दुरुस्त करना चाहते हैं। मानने में क्या जाता है सर, होगा तो ये रणनीति आपकी यही है ना? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी रही है, आम वर्ग की पार्टी रही है, गरीबों की पार्टी रही है, और ये सारे तबके ज्यादातर ग्रामीण बेल्ट से जुड़े रहते हैं। और ऐसा नहीं है कांग्रेस को कहीं नहीं छिटका है, ग्रामीण बेल्टों से अभूतपूर्व समर्थन मिला, छिटका तो बीजेपी को है। आप देखिए, आप क्या होता इतिहास उठाकर देखिए, क्या होता जिस पार्टी की सरकार होती है, जो कि 2018 से पहले बीजेपी के पास थे, वो अभूतपूर्व था। पंचायती राज चुनाव में नेक टू नेक चीजें चले तो वो अभूतपूर्व कैसे? अभूतपूर्व ऐसे है क्योंकि आप वहां पिछड़ गए, वहां के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद। आप दूसरी तरफ आप उपचुनाव का उदाहरण ले लीजिए। गत सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी, जितने उपचुनाव हुए इनके खिलाफ माहौल गया और कांग्रेस को जीत दर्ज हुई। और आज कांग्रेस में जो उपचुनाव हुए कांग्रेस ने जीते हैं यहाँ पे, और अभी 2 चुनाव और होने जा रहे हैं, उपचुनाव दोनों जगह कांग्रेस जीतेगी। यहाँ तो धरती खिसक रही है भाजपा की। और मैं, हमारे अभी जो लर्नेड फ्रेंड है फतेह सिंह जी कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी तो बीजेपी पका रही है। खिचड़ी पका रही थी तभी तो यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटने का, लोकतंत्र की हत्या करने का राजस्थान में प्रयास किया, जहाँ कतई सफल नहीं हो पाए। ये काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, वहां सफल हुए। महाराष्ट्र में करने का प्रयास किया, तो वहाँ पे सब पार्टी के लोगों की थालियों में उस खिचड़ी को परोसना इतना आसान है कि आप उसको खा जाएं और पचा ना पाए? देखिए, दूसरों की गलती नजर आती है सबको। ये आज ये खुद की नहीं सोच रहे हैं, इनके खुद के केंद्र के नेता आ रहे हैं, प्रभारी आ रहे हैं, बैठ करके एक साथ इनको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हमारी तो पार्टी बड़ी पार्टी है, रूट जाकर दिल्ली में तो नहीं बैठा है ना? देश की सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस, और ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं कि आज कम स्टेटों में, कभी 20-20 स्टेटों में भी कांग्रेस पार्टी रही है लगातार। जब 60 साल 70 साल तक पार्टी कोई राज करती है तो लोगों की आपको एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं लिटरली एक बात कहना चाहता हूं कि जी, जितने कॉन्फिडेंस में आप लोग दिखते हैं ना, उसका आधा भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए ना, तो मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार बन सकता हूं। मैं कह रहा हूं किसी मोड़ पर तो आकर आप ये बात समझिए, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, की जरूरत है, कॉन्फिडेंस तो होगा, आपको अपने आप को रीडिजाइन करने की जरूरत है। आप उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, इसमें मैं आपकी इस बात से बिल्कुल ये कटु सत्य है कि कांग्रेस एक मास पार्टी रही है, केडर बेस पार्टी नहीं थी। अब कांग्रेस को अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा और उस दिशा के अंदर काम भी हो रहे हैं। हम जैसे युवाओं को मौका दिया गया उस बात छोटा सा। अब आप बेस मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ये बात स्पष्ट तौर पे आपने मानी। ये साफ करता है कि आपकी आगामी रणनीति क्या है। इसी कड़ी में आप गांव की ओर जा रहे हैं, इसको स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, हमको 11-12 मिनट लगे उस तक पहुंचने में, लेकिन मैं इसी बात को जारी रखना चाहता हूं। फतेह सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गांव में बसता है फतेह सिंह जी, अभी आप मुस्कुराए जैसे ही मैंने कहा कि आपके कॉन्फिडेंस का आधा भी मुझ में आ जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो आ जाए ना, तो मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचकर गिरने में वक्त नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आप कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि पेट्रोल के लिए हम 100 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं। आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि गैस पर सब्सिडी 11 से 40 रुपए आ रही है। आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा कॉन्फिडेंस कितनी दूर तक ले जा सकता है आपको? आप जिस डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं स्वप्निल जी, क्या प्रदेश ने वेट लगाने में कसर छोड़ी? अब फिर देखिए, अगर आज आप इतना वेट नहीं अगर आप ये कहना चाहते हैं,
नो मेरी सी के ठीक ठाक वाली दिखने बात कर वाली रहे हैं। कमीज पूरा क्रूड कांग्रेस ऑयल की का कमीज से दाम ज्यादा थोड़ी साफ इंटरनेशनल नजर स्तर आ पर रही तय है, होता है। तो सफेद तो सर और दोनों की पूरे नहीं है। विश्व के अंदर जब लेकिन आप अपनी कमीज को सबसे सफेद तो कम- साबित कीजिए, उनको छोड़िए, आप अपनी कमीज को सफेद साबित कीजिए। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंसेस, और जिस तरह देश की जनता की सेवा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, कोविड काल ले लो, आज किसानों के लिए इतना बड़ा तोहफा 35 तभी तो 35 अच्छा, फसलों ठीक को लाखों किसी उसमें किसान वहां लेने का सड़कों ठीक पे है। बैठे। देखिए मैं एक बात लाखों बताता हूं, किसान एक फतेह साल सिंह से जी, 11 महीने मैं सवाल को 2 दूसरे दिन तरीके हो से गए। पूछता हूं। पुष्पेंद्र जी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से सवाल पूछ पाता हूं। थोड़ा आप मेरे बारे में पता लगाएंगे तो आप जान जाएंगे कि मेरे पास सवाल बहुत रहते हैं। नहीं मैं बिल्कुल इसीलिए तो मैं आपके साथ कंफर्ट हूं मैं। फतेह सिंह जी, मैं आप देखिए क्या होता है कि अगर चलिए मैं क्रिकेट के लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, सलामी बल्लेबाज 2 होते हैं। अगर सलामी बल्लेबाज आउट हो जाए तो फिर सलामी बल्लेबाज बचता नहीं, ये तो आप मानते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूं, आप आज हर जगह गांव के स्तर पर भी मोदी जी की उपलब्धियों पर ही वोट चाहते हैं, विधानसभा में भी मोदी जी की उपलब्धियों पर ही वोट चाहते हैं, आप इवन लोकसभा चुनाव होंगे तो वहां तो डिजर्व करते हैं कि आप मोदी जी की उपलब्धियों पर वोट मांगे। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मोदी जी सोचते हैं कि मुझे 3 साल का रेस्ट लेना है और मैं ये देखना चाहता हूं कि दूसरे व्यक्ति इसी तरह खींच सकते हैं कि नहीं, तब फिर आप क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के साथ साथ इतने देश में इतने नेता हैं कहां दिखते हैं सर? कि पहली बात तो हमारे मोदी जी कहीं भी कोई विश्राम के मूड में नहीं है, ना विश्राम लेना चाहिए, देश की सेवा में सर, वो लेकिन आज भी एक 18 से एक 20 खिलाड़ी के घंटे। दम पर टीम कितने समय तक और कितनी बड़ी बड़ी जीतें हासिल कर सकती हैं? एक वक्त था ना हमारे पास सिर्फ सचिन आपने तेंदुलकर कांग्रेस थे, में- लेकिन हम वर्ल्ड कप नहीं जीत आपने पा रहे थे। कांग्रेस में, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर को 11 की टीम मिली गांधी परिवार तब के वर्ल्ड अलावा कप दूसरा जीता। चेहरा कौन सा? मुझे स्वप्निल जी एक जवाब दीजिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कौन सा चेहरा आज तक नजर आया? मुझे जवाब दीजिए ना। आप जो मोदी जी तो की आप बात कर उनकी रहे हैं, लीग पर चल रहे मुझे हैं। गांधी परिवार के अलावा नहीं, आप हम तो उसकी- इसे उनकी कांग्रेस की लीग कमी हमारे बताते लिए, हैं ना, तो हमारे- उसी कमी को अपने अंदर क्यों ले रहे हैं? मैं कमी की बात, आप जिस तरह मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी एक बार 3 साल के लिए विश्राम ले लें, तो हमारे पास आप नाम गिना, मैं अमित शाह जी को लीजिए, योगी जी को लीजिए, हमारे राजनाथ सिंह जी को लीजिए, चौहान शिवराज सिंह चौहान जी को लीजिए, वसुंधरा राजे जी को लीजिए, कौन सा नेता हमारे पास नहीं? आप मुझे कांग्रेस का एक नेता तो बताइए गांधी परिवार से अलग। देखिए आपने जो इनका नाम जवाब लिए मैं ना, देता हूं, चलिए ठीक है, स्वप्निल पुष्पेंद्र जी क्या बोलना ऐसा चाहते है, हैं बोले, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूँ। क्या मैं- बोल रहे हैं? देखो इनकी यादाश्त और इनका इतिहास में दुरुस्त करना चाहता हूँ। जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता से लेके आज तक करीबन 17-18 प्रधानमंत्री बने होंगे। उसके अंदर मात्र गांधी परिवार से जुड़े हुए श्रीमान राजीव गांधी जी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा आप बता दीजिए और नहीं, कौन इसके से अलावा गांधी मैं आपको परिवार से बताता थे? हूँ ना, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन आपने कोशिश बहुत की कि वो प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी जी देखिए, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं नहीं है। बनी, आपने कोशिश की थी कि वो सोनिया बने, गांधी जी वो अगर नहीं बनी, UPA पार्ट उनका 1 के डिसीजन अंदर था। चाहती तो राहुल गांधी सोनिया- जी भी मनमोहन वो- सिंह के कार्यकाल में 10 साल तक ये सुनते रहे। मनमोहन सिंह खुद भी कहे कि मैं एक दिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे, नहीं तो 2 बनाया गांधी और मनमोहन प्रधानमंत्री सिंह हो जी को, जाते। क्योंकि वो मनमोहन सिंह जी जैसा लर्नेड व्यक्ति पूरे विश्व में बहुत गिने चुने होंगे, हिंदुस्तान में तो कोई है ही नहीं। मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी की तो डिग्री को लेकर के बहस छिड़ जाए तो अब नहीं देखिए, फिर ये समय से भटकना हो जाएगा, सारे ये फिर डिग्री आ विषय जाए से भटकना 10th से हो लेकर जाएगा, बात वो 12th नहीं हो रही है। ग्रेजुएशन। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बात क्या हो रही है कि आज देखिए, ये बात तो फैक्ट है, पिछले 3 या 3.5 साल से मैं भी इस बात को रीड कर रहा हूं कि अब इलेक्शंस का एनालिसिस करना मुश्किल होता जा रहा है। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि लोग जो मूलभूत जरूरत की चीजें उसके आधार पर वोट डाल ही नहीं रहे। आप देखिए, बिजली, सड़क, पानी के लिए वो कैमरे पर बोल देंगे कि हम वोट डाल रहे हैं, लेकिन वो उस पर नहीं डाल रहे हैं। वो महंगाई पर वोट नहीं डाल रहे हैं। ऐसे में स्वप्निल अगर जी, कोई देखिए, चेंज जैसे हम आप- इस देश में बिलीव करते हैं तो वो गांव से आ सकता है, जिसको सबसे पहले अब जाकर कांग्रेस ने पकड़ा है। स्वप्निल जी, देखिए, आपने जब सवाल पूछा था फतेह सिंह जी से पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, रसोई गैस के बारे में, तो उन्होंने वो ये चीज़ें सारी महंगी हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही हैं, उस पर चिंता भी जाहिर नहीं की। उसको ठीक करना तो दूर की बात है। हाँ। वो क्योंकि इसलिए उसका नहीं की खामियाजा उन्होंने कहीं भुगता ही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है कि जो देश का मतदाता है
जब वो मतदान केंद्र के भीतर जाता है, ईवीएम का बटन दबाता है, उस समय वो क्या सोचता है? क्या वो पेट्रोल के बारे में सोचता है, क्या डीजल के बारे में सोचता है, क्या रसोई गैस के बारे में सोचता है, या बाकी चीजें जो महंगी हो रही है उसके बारे में सोचता है? वो नहीं सोचता है। उसको भावनात्मक मुद्दों में इस तरह से उलझा के रख दो जिससे ईवीएम का बटन दबाते समय वो ये सारी चीजें सोचे ही नहीं, वो दूसरी चीजें सोचे। ये हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा। नहीं तो फिर ये हमने फिर इसको 2014 के एक लोकसभा दूसरे चुनाव तरीके से में अगर देखा। लेने की कोशिश करूं तो अवधेश जी, क्या भावनात्मक लगाव कांग्रेस खो चुकी है लोगों के दिलों से? देखिए, एक तो दो तरह का भावनात्मक मुद्दों को बीजेपी उठाती है। एक तो लीडर के तौर पर जो नरेंद्र मोदी का एक पूरा ऑरा बना हुआ है उसको